सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। हमारे अनुज और शिव के लोकप्रिय विधायक श्रीमान रविंद्र सिंह भाटी और उनकी टीम के द्वारा देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आयोजित की जाने वाली CUET परीक्षा हेतु जो नीव नामक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, इस सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान श्रीमान डॉक्टर साहब गोविंद जी इणखिया साहब, मेरे सीनियर और अग्रज कह सकते हैं, विक्रमादित्य सिंह राठौड़ जो पूना विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर ईश्वर दान जी, आप इतिहास विषय हैं और मेरा भी इतिहास विषय है। आप सभी ने इन मारवाड़ के इन प्यारे बच्चों को और सामने विराजे हुए हमारे साथी गण भी हैं, यहाँ पे कई सारे अभिभावक भी है यहाँ पे, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और लंबे समय से तकरीबन पिछले 15 वर्षों से हम बाड़मेर के अंदर एजुकेशन का ही काम कर रहे हैं, और जब इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है तो हमें बड़ा अच्छा सा फील होता है कि कम से कम शिक्षक से संबंधित कार्यक्रम है और शिक्षार्थी सुनने वाले और शिक्षक बोलने वाले हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है जब शिक्षा से संबंधित कोई कार्यक्रम हो रहा हो। तो जब रविंद्र सिंह जी ने मुझे बात करी कि गुरु कार्यक्रम करवाना है और CUET से रिलेटेड करवाना चाहिए, और 10 एक दिन पहले हमारी बात हुई और उसके बाद में उस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। क्योंकि आप काफी थके हुए हैं सारे, सुबह 11 बजे आप लोग आए हैं, 3 बजने को हैं, 4 घंटे हो गए। ईश्वरदान जी कह रहे थे कि बच्चे थक गए हो गए, मैंने कहा नहीं नहीं, ये मारवाड़ है, हम यहाँ थकते नहीं। हमने क्रिकेट के मैच भी खड़े खड़े देखे हैं, हम थकते नहीं हैं। सर आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ये 5-5 घंटे लाइब्रेरी में एक साथ बैठे रहते हैं, उठते तक नहीं है। इन बच्चों में बहुत क्षमताएं हैं यहाँ पे, यहाँ बच्चे थकने वाले नहीं है। हाँ जरूर एक थोड़ी भूख लगी हुई है, तो मैं थोड़ा उन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं मेरी बात को शुरू कर रहा हूं। मेरे से पूर्व जो 3 साथी प्रोफेसर बोल के गए, उनमें और मेरे में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि आप तीनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही पढ़े हैं और वहीं पे सेवाएं दे रहे हैं, और मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि चाहकर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाया। जैसे ही हमारी 12वीं कक्षा हुई, 12वीं कक्षा होने के बाद में मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय भौम सिंह डिंगड़ा, मेरे बहुत क्लोज मित्र रहे, और 2 साल पहले एक दुर्घटना में आपकी जान चली गई। मुझे बड़ा याद आता है वो सारा समय। तो भौम जी ने कहा कि गुरु अपन है वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाते। उस समय केंद्रीय विद्यालय का कंसेप्ट था नहीं, लेकिन DU JNU सारा कुछ था। मैं और भौम जी दोनों 12वीं की मार्कशीट और जो कागजात थे वो लेके बाड़मेर से निकलते हैं, मालानी में बैठ के सीधे हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंचे। हमने वहां फॉर्म भरा, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा और वापस आए। और जब पता चला कि जो मेरिट होती है वहां पे वो 95 से ऊपर ही रहती है, 100% तक भी चली जाती है, मैं ठहरा 61% पे, मैं 61% पे, और भौम जी के परसेंटेज अच्छे थे, लगभग 70 के आसपास भौम जी के भी थे। हमारा एडमिशन नहीं हुआ वहां पे, और हमने बाड़मेर की गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 3 साल पढ़ने के बाद हमने कहा कि MA हम केंद्रीय विश्वविद्यालय से करेंगे। हमने फिर वापस तीनों विश्वविद्यालय के फॉर्म डाले, और मेरे परसेंटेज तो 55 ही थे BE के अंदर, और कट ऑफ जो है वो 80 से कम तो कहीं पे भी नहीं थी। बहुत चाहने के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर हमारा एडमिशन नहीं हुआ। और मुझे कई बार जब पूछा जाता है, कई 1-2 बार मेरे को पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपके
कौन सी ऐसी टीस है या कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, प्रोफेसर बना दिए, डॉक्टरेट तक हमने पीएचडियां कर ली, हमने हजारों बच्चों को पढ़ा भी दिया, उनमें से सैकड़ों बच्चे सेवा भी दे रहे हैं, बहुत प्रेम मिल रहा है, लुट रहा है प्रेम हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 एक कसक जो आज भी मन में दबी हुई है, वो ये है कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नियमित रूप से रह के कोई एक डिग्री करवा दे तो मेरा मन है वो संतुष्ट हो जाएगा। मेरी आखिरी इच्छा सच में यही है। कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूं, मुझे एक यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना है, जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। और इस फीलिंग को लेने के लिए मैं एक बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सर आया था। मेरे एक साथी आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनका आईएएस में हो भी गया। तो मैं 10 एक दिन उस हॉस्टल में गलत तरीके से रहा था, मतलब स्टूडेंट नहीं था लेकिन रहा था एज ए स्टूडेंट वहां पे। कितनी बढ़िया लाइब्रेरी सर, रात पूरी खुली रहती है, खूब सारे बच्चे पढ़ते हैं, बाहर बेंच पे बैठे हैं तब भी डिस्कशन नेशनल इश्यूज का हो रहा है। और वो जब 10-12 दिन मैंने जब बहुत निकटता से देखा तब लगा कि हम कितने अधूरे रह गए हैं। इसलिए हमारे तो वो मन में रह गई, कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन जब मैं ठीक ठाक स्थिति में आया तब दिमाग में यही बात वापस आई कि हमारे परिवार के बच्चे हैं वो कम से कम जाने चाहिए। और मेरा परिवार तो क्या, पूरा बाड़मेर जैसलमेर पूरा ही मेरा परिवार है। आज की स्थिति में मेरे जितने भी बच्चे, अब ये बच्चे भी बैठे हैं, जिनमें से कई बच्चे पढ़े हुए हैं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारा ही परिवार है, इन बच्चों जाने चाहिए। तो पिछले 2 साल पहले जब हमने सक्सेस पॉइंट स्कूल का काम जब शुरू किया तो मैंने मेरी टीम सारी को यही बोला कि इन बच्चों को परसेंटेज से नहीं जोड़ना है, बल्कि इनको सीयूईटी की बढ़िया तैयारी करवानी है। क्योंकि परसेंटेज का दौर गया। आप तो बड़े गोल्डन एज में पैदा हुए कि आप परीक्षा पास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि परीक्षा नहीं होती थी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जरूर एंट्रेंस टेस्ट होता था, लेकिन बाकी विश्वविद्यालय परसेंटेज के बेस पे लेते थे, तो हम नहीं हो पाए। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पेपर जो है वो लिखना इंग्लिश में पड़ता था और हमारी अंग्रेजी में हाथ आज भी तंग है, तो सिलेक्शन होने की कोई बहुत अधिक उम्मीदें नहीं थी। तो आप बड़ी गोल्डन एज में हो कि आप परीक्षा पास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बन सकते हो। तो हमने फिर इस मुहिम को शुरू किया। और डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार मेरे पास तकरीबन 60 बच्चे थे, उनमें से 37 बच्चे आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर अध्ययनरत हैं। रामजस कॉलेज में भी है सर, और सेंट स्टीफन में भी गए, हिंदू कॉलेज में भी गए, मिरांडा में भी गए, बीएचयू में भी है, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन साथ साथ में एक दुख भी है। दुख ये है कि 60 में से वो 40 जो बच्चे हैं वो ही क्यों गए, 20 क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे अभिभावकों की थोड़ा सा जो भय था कि कुछ बच्चियों को परीक्षा ही देनी नहीं दी गई, और किसी बच्ची ने परीक्षा दी, एडमिशन हुआ तो उसको भेजा ही नहीं उन्होंने। ये बड़ा दुख की बात है कि कम से कम मैं अभिभावक जो यहाँ बैठे उनको कहना चाहूंगा कि ये भी बच्चियां हैं, इनको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय मुहैया होना चाहिए, और आप इनको पढ़ाइए, इनको भी दिल्ली भेजिए जिस तरह से आप लड़कों को भेजते हो। आपके डर को हम समझते हैं, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को पिछड़ा हुआ देखना नहीं चाहता, लेकिन लेकिन साथ में एक भय भी होता है कि वो दुनिया के सामने जाएगी, पता नहीं, कुछ सुरक्षा को लेके डर होते हैं, कई सारे डर होते हैं। आप इस डर से बाहर आइए और अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए, क्योंकि हम कहाँ मात खाते हैं। सर मैं आपको बताऊं, आप कह रहे थे कि अपने बच्चे, हालांकि अभी तो हो रहे हैं, हम मात कहाँ खा रहे हैं, हमारी 50% आबादी सीधी बाहर हो जाती है। 50% लड़कियां हैं, इनको तो सीधे सीधे बाहर कर दिया जाता है। कोई के एडवांस फैमिली है जिसमें से 2-4 बच्चियां दिल्ली में आपको किसी कॉलेज में मिलेगी, बाकी बच्चियों को परीक्षा देने नहीं दी जाती। मेरी कक्षा की टॉपर लड़कियों को एग्जाम देने नहीं दिया गया कि दिल्ली जाके क्या करेगी। भी समझा सकते हो पापा को, पापा बड़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति, पापा से मैंने बात की, मैंने कहा बच्ची को आगे जाने दो, तो क्या यार गणपति जी छोड़ो ना, क्या करना है ये वो, मैंने कहा हो गया काम। एटलीस्ट मैं आप सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि इन बच्चियों को भी आगे प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए, ताकि ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सके। हम आखिरी बात पे मैं आता हूं कि कोई मुझे ये कह देना कि इतना कुछ मिलने के बाद में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में न पढ़ने की कसक आखिर क्यों है? इसके जवाब में आपकी संभावनाएं छुपी हुई है कि आपको क्यों यूनिवर्सिटी जाना चाहिए।
देखो बेटा, 12वीं तक जब आप पढ़ते हो, ये एक एकेडमी होती है और इस समय तक आप अपनी ग्रूमिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है, जो सिलेबस है वही पढ़ना है। करियर निर्माण और व्यक्तित्व के निर्माण की असली जो कहानी है वो कॉलेज में शुरू होती है। वहां से आपके हेजिटेशन खत्म होते हैं, संकोच खत्म होते हैं। वहां आप किसी भी खुले मंच पे अपनी अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं में दर्ज करवा सकते हो। वहीं पे रह के आप किसी भी वाद विवाद प्रतियोगिता से लेके किसी भी एक्टिविटीज में बहुत बेबुलंद तरीके से भाग ले सकते हो। मैं एक बार भाषण सुन रहा था हमारे साथी विक्रमादित्य सिंह जी का, यूथ सांसद का सर वो भाषण था आपका। आप सुनना कभी गूगल पे सर्च करके, उस पे यूट्यूब पे, कितना ओजस्वी तरीके से आपने भाषण दिया। मैंने एक बार आपका भाषण रूस का भी सुना था, जहां आपने ब्रिक्स सम्मेलन में यूथ में भाग लिया था। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर यूएसएसआर रूस में आपने भाग लिया और वहां पे आपका भाषण था, मैंने सुना था सर। ये बड़े मंचों पे जाके बात रखने की जो शुरुआत हुई थी, वो आप इनको पूछोगे तो वो इनकी फर्स्ट ईयर कक्षा से हुई थी, 12वीं तक नहीं हुई थी। ये चीजें हमसे दूर हो गई। हमने बोलना तो सीख लिया, ठीक है, सब चीजें हो गई, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं 10 बच्चे अगर यूनिवर्सिटी के बैठे हैं तो हम इन्फीरियोरिटी में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर हीनता की भावना आज भी मेरे आती है। जब 4 बच्चे, एक हमारे साथ एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर लगे हुए हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ता था प्रोफेसर, हमारे साथ है सर। जब हम बात करते हैं तो जब हमारा इंटरव्यू हुआ कॉलेज प्रोफेसर का, तो एक टॉपिक पढ़ाना पड़ता है कॉलेज प्रोफेसर के इंटरव्यू में आरपीएससी के विद्वानों के सामने। मैंने टॉपिक लिया हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, और मेरे साथी जो कि साथ में अभी प्रोफेसर है, 6ठी रैंक थी उनकी, वो सेंट स्टीफन के पास आउट है, उनका टॉपिक क्या था? उनका टॉपिक था कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उसका इतिहास लेखन में योगदान। उस टॉपिक के साथ जब वो अंदर गए तो प्रोफेसर साहब ने, विद्वानों ने क्या बोला, ये मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, वो तो इंग्लिश में बोले थे। उन्होंने कहा कि ये टॉपिक छोड़ो, कोई ऐसा लो जो हमें आता हो, कोई ऐसा टॉपिक लो जो हमें आता हो। और उस व्यक्ति के नंबर भी 20 के आसपास थे 24 में से। और जब हम उनसे बात करते हैं तो आज भी महसूस होता है कि हम कितने कितने कम जानते हैं इन लोगों से। मुझे इस चीज का हमेशा से एहसास होता है कि जब भी बड़े प्लेटफॉर्म की बात आती है, जब हमारा यूनिवर्सिटी के बच्चों से या प्रोफेसर से सामना होता है, तब हम कमतर फील करते हैं, उनसे बेहतर नहीं कर पाते। ये दर्द आज भी अंदर है। अब मैं आप पे आता हूं, आप लोगों के सामने ये संभावनाएं अभी भी बनी हुई है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने अभी पूरा मंच बाकी पड़ा है। आप इस तरह की स्थिति में कभी ना आए, इसलिए 12वीं के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी की किताबों को शानदार तरीके से तैयार कीजिए। किसी मार्गदर्शन में, जो गुरुजन है उनके मार्गदर्शन में रहते हुए पूरी ताकत लगा दीजिए और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए। इस परसेंटेज के लिए नहीं मरना है आपको, ये परसेंटेज आपको कहीं काम नहीं देंगे और 10 साल बाद आपको याद भी नहीं होंगे कि आपके 12वीं में कितने अंक आए थे। आज मुझे पूछा जाए, हमारे साथियों को पूछा जाए कि आपके 8वीं में कितने नंबर थे, 10वीं में कितने नंबर थे, तो कहेंगे शायद 63 के आसपास है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज कहीं पर भी आपके काम आने वाले नहीं है। काम आएगा उस यूनिवर्सिटी में प्रवेश। और मैं आपको बताऊं कि मैं इतना अच्छा फील करता हूं कि मेरे 2 भतीजे और दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक ईश्वरदान जी के पास में पढ़ रहा है और एक बच्चा जो है अब हिंदू कॉलेज में, किरोड़ीमल कॉलेज में, सॉरी, और एक भांजा मेरा जिसको मैंने पिछली बार पढ़ा है, वो हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहा है। हिंदी मीडियम से गया था, अब कह रहा है कि मामा मुझे इंग्लिश में भी अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जबकि उसको गए हुए 6 महीने हुए मात्र। कभी बोलता तक नहीं था, आज अच्छे से मेरे से बात करता है कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, मैंने उमर फारूकी की किताब पढ़ रहा हूं, मैं ये किताब पढ़ रहा हूं। तब मुझे लगता है कि मैंने मेरे परिवार के 3 बच्चे वहां भेजे, अब वो तीनों बच्चे बहुत अच्छे से दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस और प्रयास करना चाहिए। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य आपको केवल यहां बुला के भाषण सुनाना नहीं है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यहां से निकलने के बाद आपके दिमाग में हर दिन ये सीयूईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय घूमने चाहिए। हर दिन दिमाग में एक टारगेट सेट होना चाहिए कि अपने को जाना है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, अपने को जाना है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जामिया मिलिया में, बहुत सारे विश्वविद्यालय जो सर ने बताया आपको। ये टारगेट सेट हो जाना चाहिए। 12वीं में भले आपके 80% ही बने,
लेकिन दिमाग में ये रखना है कि जाएंगे किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में और उन मंचों पे जाके हिंदी, मारवाड़ी, इंग्लिश, हर भाषा में जाके वहां बात करेंगे क्या? क्योंकि किसी भी क्षेत्र की पहचान उनके नागरिकों से होती है, और आप यहाँ के नागरिक हैं, और किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मंच पे बाड़मेर का कोई जब लड़का बोल रहा होता है और जब उसमें हिंदी भी आती है, फर्राटेदार इंग्लिश भी आती है, और जब बीच में मारवाड़ी की भी शब्द आता है, तब आपको एहसास नहीं है कि हमें कितना अच्छा एहसास होता है। इसलिए जाइए, पढ़ाई करिए, क्योंकि अब झंडा आपके पास में, हम वो परीक्षा दे नहीं सकते। हमें तो बीच में दिल्ली की किसी कॉलेज से कॉल आया था मेरे पास भी, शायद रोहिणी कॉलेज कुछ नाम था, कि आपको सर एक अतिथि के रूप में बुला रहे। मैंने कहा मेरे को क्यों बुला रहे हो भाई, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर का स्टूडेंट और गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर में पढ़ा रहा हूं। मैं वहां जाके इतने उच्च शिक्षित और बौद्धिक वर्ग के बच्चों को कैसे मोटिवेट करूंगा? कई बार अंदर से फील आता है, क्योंकि मेरे छोटा भाई IIIT इलाहाबाद से पास आउट है, मार्कशीट देखता हूँ ना मुझे लगता है यार ये सब कितने बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए। इधर मेरी मार्कशीट देखता हूँ तब लगता है अंदर रखो, ठीक है इसको। तो इसलिए जो मेरे से आगे 3 वक्ता बोले उनसे आप प्रेरित होइए, और इनसे ज्यादा आप मेरे से प्रेरित होना। क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ के आए, तो इनको पता नहीं ये कितने बड़े संस्थाओं से आए हैं। इसलिए कहते हैं ना, जो बात तलब में है वो हासिल में नहीं है। जिसको हासिल हो जाता है ना, उसको उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, और जिसको हासिल नहीं होता है ना, उसको उसकी वैल्यू पता होती है। इनको हासिल हो गया है, मेरे तीनों साथियों को हासिल हो गया है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ना और पढ़ाना दोनों। तो इनको इतनी वैल्यू नहीं है जितनी मुझे है, क्योंकि न पढ़ना नसीब हुआ है न पढ़ाना नसीब हुआ है। इसलिए आप मेरे से अधिक प्रेरित हुआ कि कितना तड़प रहा है ये आदमी। आप इस स्थिति में 5 साल बाद नहीं आओ, इस हेतु बढ़िया पढ़ लेना और खूब मेहनत करना, दबा के करना जितनी आप कर सकते हो। और हमारी कहीं पे भी आवश्यकता महसूस हो, हम तो अब देखो किंग मेकर बन गए हैं। हम तो नहीं गए, लेकिन हम भेजने का काम शुरू कर चुके हैं। कहीं पे भी आवश्यकता लगे कि सर ये दिक्कत आ रही है, आप मेरे से बात करना, और हम आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगे। दुनिया भारत के किसी भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल के बच्चे से भी आपको 2 नंबर अधिक दिलाने का रास्ता बता देंगे। आपको बिल्कुल कमजोर महसूस नहीं करना है। आप खूब मेहनत करिए और एक टारगेट रखिए कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाना है, खुद की ग्रूमिंग करनी है, खुद को अच्छे मंच पे खड़ा करना है, और वहां जाके अपने आप को एक्सप्लोर करना है, वहां पे जाके अपने आप को, व्यक्तित्व को विकास देना है, ताकि आप यूपीएससी में जाओगे या आरपीएससी में जाओगे, वहां पे इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेगा, वहां पे सीधा सीधा फर्क पड़ता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से आया हुआ बच्चा और हमारे वीएमओयू कोटा से आए हुए बच्चे में रात दिन का फर्क होता है। एक साथ मेरे तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतनी देर से बैठे हो, अच्छे से आप सुन रहे हो। मैं आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। इनके साथ साथ चलो बच्चे तो खैर सुन रहे हैं, इनके तो हित जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो अभिभावक है जिनका इन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो भी 3 घंटे से सुन रहे हैं, और सुनना इस समय सबसे मुश्किल काम होता है। आप सभी अभिभावकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस पूरी मीडिया टीम जो है, जो यहाँ पे घंटों से कवरेज कर रही है, इन बातों का इन लोगों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी सुन रहे हैं, और पूरा अच्छी तरीके से मीडिया कवरेज की आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में रविंद्र सिंह भाटी की जो पूरी बड़ी गजब एक्टिव टीम जो है, उस टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और आगे आपसे और उम्मीद रखेंगे कि इस तरह से एजुकेशन से जुड़े हुए जो काम है वो लगातार करते रहे। हमारे जो विश्वविद्यालयों के जो 2 भाई स्टूडेंट है, इन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मन संचालन किया और बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया। और साथ साथ में मेन इस पूरे कार्यक्रम की जो केंद्र बिंदु है वो आप बच्चे हो। आप खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और एक लक्ष्य के साथ बाहर जाना, तभी हमारा बोलना सफल होगा और आपका आना सफल होगा। ये केवल भाषण सुन के अगर आप निकल जाते हो और इसका कोई अमली जामा नहीं पहनाते हैं, तो इन भाषणों का कोई मतलब नहीं है, इस सेमिनार का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर आप में से 100, 200, 500 बच्चे अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय में गए,
तो डेफिनेटली इस नींव कार्यक्रम जिसका नाम ही नींव है, आपकी नींव डेफिनेटली तैयार होगी। आप सभी को शुभकामना देता हूं। इसी बिंदु के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। हमारे लायक कभी कोई सेवा हो तो आप डेफिनेटली करना। और एक सर ईश्वरदान जी ने कहा था मॉक टेस्ट वगैरह का, तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मैं डेफिनेटली इस बारे में सोचूंगा और करूंगा भी, और इसकी सूचना भी आप पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी जाएगी। और इसी बिंदु के साथ मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। है कि हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें, और आप हमें बहुत तरीके से सिखाते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि हम कई बार तो मैं उलझ गई थी और एक बार आपका वीडियो देखा तो फिर कुछ समझ में आया। और स्मार्ट स्टडी जो मुझे लगता है कि मेरी सभी बहनें और भाई जानना चाहेंगे, वो भी आपसे। धन्यवाद सर। मैं ही उत्तर दूं या सर से? जी उत्तर सर। दूं? मैं ही दूं? हाँ। देखिए, इस बच्ची का प्रश्न ये है जो आप सभी का प्रश्न हुआ करता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए। देखो, इसमें बहुत सिंपल तरीके से एक लाइन में बोलूं ना कि स्मार्ट स्टडी कैसे होती है, तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमें ये पता करना है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। कुछ चीजों को छोड़ देना है, कुछ चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहली बात तो ये। दूसरा, स्मार्ट में ये आता है कि आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कंटिन्यू करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर अपन किसी किताब को उपन्यास की भांति पढ़ते जा रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उसको अगर मनन नहीं कर रहे हैं, मस्तिष्क में सोच के अगर याद नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, वो कभी फायदा नहीं दे सकता। तो स्मार्ट स्टडी में पहली चीज पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो भी पढ़ रहे हो उसको दिमाग में मेमोराइज करो, उसके ऊपर मंथन करो, आंख बंद करके सोचिए कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या पढ़ा है। आप उस चीजों को याद करो, उसके बाद में भरपूर प्रैक्टिस करो। अगर ये 3 चीजें आ रही है तो डेफिनेटली आप उलझोगे नहीं। ये स्मार्ट स्टडी सबसे बढ़िया तरीका यही हो सकता है। और कोई? हाँ। नमस्कार गुरुजी, मेरा क्वेश्चन गणपत जी सर से है। हाँ बेटा। मतलब हम पढ़ाई करते हैं ना, तब हमारा ध्यान सोशल मीडिया की ओर भटक जाता है, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो हम इनसे कैसे बचे और हम पढ़ाई करके हमारा भविष्य कैसे सुधारे? देखिए बेटा, इसका एक ही इलाज है, एक कीपैड का फोन ले लो। ऐसा फोन कीपैड है, और कोई इलाज नहीं है। ये फोन अगर एक बार खोल दिया ना आपने किसी चीज को देखने के लिए, उस चीज को देखने के लिए आपको फोन दोबारा खोलना पड़ेगा। पहली बार खोलने के बाद आप नोटिफिकेशंस चेक कर करके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक घूमते घूमते वापस इंस्टाग्राम पे आओगे। फिर लास्ट में पता चलेगा था कि फोन किस लिए खोला था मैंने। इसलिए इसका सिंपल सा तरीका यही है, कीपैड का फोन ले लो। और अगर आप ऑनलाइन वगैरह पढ़ रहे हो, आपको पढ़ रहा है कि ऑनलाइन चीजें करनी पड़ रही है, तो एक टैबलेट ले लो बिना सिम वाला, वाईफाई से कनेक्ट करो, उससे क्लासेस देखो, और बाकी ऑल टाइम आप कीपैड यूज करो। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और मैं आपको बताऊं, नौकरियां फोन से नहीं लगती है, किताबों में खुद को खपाना ही पड़ता है, खपाना ही पड़ता है। आप भली 50 क्लासेस देख लो ऑनलाइन, याद नहीं रहेगी। याद वही रहेगा जो आपने पढ़ा है, वापस लिखा है और मेमोराइज किया है। तो माइंड को ऐसे सेट करिए कि मुझे कीपैड वाला फोन रखना है, नोकिया का 1200-1500 रुपए का। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो उसके लिए टैबलेट ले लो। टैबलेट भी सस्ता ही आता है, फोन से तो सस्ता आता है। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं बेटा। इसमें एक एडिशन करना चाहूंगा।